नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त। आज के रूबरू कार्यक्रम में पुनः एक शख्सियत के साथ आज मुलाकात। पूर्व की तरह, हमेशा की तरह हम इस कार्यक्रम में एक साहित्यकार से बात करते हैं, एक वरिष्ठ साहित्यकार से बात करते हैं और उनके जीवन के उन अनछुए पहलुओं पर बात करते हैं जो देश और दुनिया से अभी छूते रहे। आज हमारे इस रूबरू कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय रामकिशोर उपाध्याय जी। रामकिशोर उपाध्याय जी हिंदी साहित्य का जाना माना नाम है। आपने हिंदी की कई सारी विधाओं में, गद्य और पद्य में अपना लेखन किया है और भारतवर्ष और भारत के बाहर भी आप हिंदी मंचों पर जाकर हिंदी की शोभा बढ़ाते रहे। आइए आज उनके अनछुए पहलुओं से रूबरू होते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार ब्रह्मदत्त जी। जी धन्यवाद सर। उपाध्याय साहब, चूँकि हमारे कार्यक्रम साहित्यकार विषय कार्यक्रम है और हम प्रयास करते हैं कि इस कार्यक्रम में हमारे उन साहित्यकारों को जो जीवन के उनके जो अनछुए पहलू हैं जो अभी देश और दुनिया के सामने नहीं आए, और साहित्य के उन शोधार्थियों के लिए जो साहित्य पर काम कर रहे हैं, शायद उस पर उनको कुछ ना कुछ विशेष जानकारी मिले। मूल रूप से आप भारत की ऐतिहासिक जमीन, या यूँ कहें 1857 की क्रांति की जमीन मेरठ के मूल निवासी है। उस माहौल में जहाँ क्रांतिकारी जो जमीन रही है और जो माहौल वहाँ कर रहा है, कलम हाथ में कैसे सोच के पकड़ी? धन्यवाद चंद्रमणि जी। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके इस रूबरू कार्यक्रम से जुड़ा। और जहाँ तक आपने बात करी कि एक ऐसी भूमि, एक ऐसी मिट्टी की जहाँ पे किसी ज़माने में हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई जी, वहाँ जहाँ क्रांति के बीच इस धरती में पैदा हुए जी, तो वहीं पर उस धरती ने बहुत सारे लेखक, बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे गीतकार भी दिए जी, ये उस मिट्टी की खासियत है कि उसमें जहाँ देश के लिए बंदूक थामे वाले लोग पैदा हुए, वहीं कलम के माध्यम से देश की सेवा करने वाले लोग भी। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म उस मिट्टी में हुआ। जी, उस मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू मैंने भी अपने नथनों से ली और मुझे गर्व है कि मैं उस मिट्टी में पैदा हुआ और उसमें पल करके बड़ा हुआ। जहाँ तक लेखन का प्रश्न है कि मैं जब विद्यार्थी जीवन में था तो मैं मेरठ के उस समय के सबसे प्रसिद्ध इंटर कॉलेज में जब 9th में पढ़ने गया जी, तो वहाँ एक बार एक सर्वे किया गया। एक वो संस्था कौन थी मुझे अभी समय याद नहीं आ रहा जी, बहुत पुरानी बात है, ये बात लगभग 1970 या 71 की होगी जी, तो उसमें उनसे सभी बच्चों से जो नए उसमें प्रवेश किया तो उनसे पूछा गया कि आप क्या क्या बनना चाहते हैं। जी, तो मैं उसमें उन्होंने कुछ प्रेफरेंसेस दिए कि आपके क्या प्रेफरेंसेस होंगे। जी, तो मेरा पहला स्वप्न था डॉक्टर बनने का और दूसरा स्वप्न था जो मैंने उसमें लिखा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो दूसरा था कि मैं कवि या साहित्यकार बनना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल। तो मेरी दो इच्छाएं थी जो उसमें उस सर्वे में मैंने व्यक्त की। और उसी दौरान जो है शायद मेरे अंदर वो बीज था कि जो मैं उस समय उल्टी सीधी जैसी उस उम्र में होती हैं तुकबंदियाँ वो करनी शुरू की। लेकिन उस समय मुझे ये पता नहीं था कि ये मेरी कविता है या नहीं है, क्योंकि कविता के मानकों का और कविता के मानदंडों का मुझे पता नहीं था। हालांकि स्कूल में कविता हिंदी और अंग्रेजी दोनों की पढ़ाई जाती थी, लेकिन उस समय पढ़ने का युग था और पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान था, तो इसलिए कविता की उन बारीकियों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं गया। उस समय तो ये था कि भाई परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं और परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी है। दबाव भी बहुत होता, दबाव भी, हाँ, परिवार का दबाव भी होता था। परिवार का दबाव भी होता तो था, पर सौभाग्य से मेरे ऊपर पढ़ाई का मतलब पिताजी की तरफ से मेरा कोई दबाव नहीं था। तो मेरे पिताजी हालांकि स्वयं अध्यापक थे जी, लेकिन उन्होंने हम लोगों को कभी पढ़ने पर कोई दबाव नहीं दिया। हालांकि उनकी हमेशा उनकी कोशिश रहती थी कि हम अपना समय कहीं व्यर्थ ना करें, किसी ऐसी गलत संगति में ना बैठें, किसी गलत लोगों के साथ ना रहें, सिर्फ अपना पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें ताकि
और हमने भी उसको उसी भाव से लिया और अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान ज़्यादा रखा। लेकिन जो मन में जब भी मौका मिलता था वो उल्टी सीधी तुकबंदियाँ जो है वो कर लिया करते थे। हाँ, जैसी प्रारंभिक काल में होती प्रारंभिक काल में होती है। लेकिन जिस तरह से फादर साहब आपका जो प्रारंभिक जीवन है साहित्यिक क्षेत्र में, जहाँ तक मुझे जानकारी आपके परिवार और उसमें दूर दूर तक कोई नहीं था, बड़ा संघर्ष का समय रहा होगा। हाँ, निश्चित रूप से मेरे परिवार में जो उस समय जो परिवेश था उसमें अध्यापक ज़्यादा थे। अध्यापक तो थे, लेकिन साहित्य की तरफ किसी का रुझान नहीं था। जी। और मुझे पता नहीं कि ये मेरे अंदर ये गुण कहाँ से आया, क्योंकि मुझे दूर दूर तक मेरा कोई रिश्तेदार, कोई परिवार में कोई लेखन की तरफ किसी की तरफ रुचि नहीं थी। शिक्षण की तरफ रुचि सबकी थी, क्योंकि मेरे पिताजी भी अध्यापक थे, मेरे चाचा जी भी अध्यापक थे, मेरे 2 कज़न्स थे वो भी अध्यापक थे, मेरे दादाजी भी पुराने समय ज़माने में अध्यापक रहे। तो वो अध्यापकीय परिवेश तो था, तो लेकिन वहाँ उस तरह क्रिएटिविटी का, सृजनात्मक वाला जो माहौल था वो ऐसा नहीं था। तो मुझे स्वयं नहीं पता कि मैं कैसे लेखन की तरफ आया। हाँ, लेकिन मुझे मेरे घर में जो है मेरे पिताजी अखबार मंगाते थे। हाँ। तो अखबार में जो वो रविवारीय परिशिष्ट आता था उसमें साहित्यिक रचनाएं होती थी, कहानियाँ होती थी, कविताएं होती थी और अच्छी अच्छी बातें होती थी। तो मेरी जो है उन समाचारों से तो मुझे उस समय कोई ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन मैं वो अखबारों में कहानियाँ पढ़ता था, कविताएं पढ़ता था। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो स्फुरण हुआ वो पढ़ करके ही उन कविताओं को, आपको ऐसा लगता होगा जब इन लोगों की हाँ, छप सकती है तो मेरी भी क्यों क्यों छप सकती है। हाँ, तो मेरे अंदर वही भाव रहा और मैं वो शायद वही एक कारण था कि जो मैं लेखन की तरफ, हालांकि पूर्णकालिक तो मैं कभी नहीं रहा, लेकिन जब भी मुझे अवसर मिला मैंने कविता लिखने की कोशिश करी। शुरू में मैं कविता ही लिखता रहा, मैंने व्यंग्य भी लिखे। जी जी। तो उसी इस तरह से ही मेरा जो है वो लेखन के प्रति या सृजनात्मकता के प्रति लगाव पैदा हुआ। और रंगीन पन्ना उस समय अखबारों में कम ही आता था, तो मुझे तो अगर कहीं वो रद्दी में भी कोई अखबार का कोई टुकड़ा मिल जाता था तो मैं उसको भी सहेज के रख लेता था और उसको भी बाद में पढ़ता था कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो वो मेरी रुचि जो है वो पढ़ने की थी, पढ़ने की ज़्यादा थी। लिखता तो था लेकिन पढ़ने की ज़्यादा रुचि थी कि मैं सीखूँ। उसी समय ये महादेवी वर्मा और जो हिंदी में कविताएं, क्योंकि 12वीं तक तो हमने कविताएं भी और कहानी पढ़ी, तो उससे धीरे धीरे वो रुझान उस समय के सिलेबस में प्रताप नारायण, श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा जी, मुंशी प्रेमचंद, बालकृष्ण गुप्त और ये सब मैथिली शरण गुप्त, हाँ, तो ये सारे साहित्यकार, कबीर, तुलसी, रस खान, तो ये सभी कवि थे। और कहानियों में हम इनकी प्रेमचंद की कहानियों का तो पूरा कोर्स में ही था जी। तो उससे वो धीरे धीरे वो प्रेरणा मिलती गई और पढ़ने की ज़्यादा रही। और लेकिन सर, जिस तरह से आपका झुकाव, या जैसा आप बता रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, या जो मुझे, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपने अंग्रेजी साहित्य में MA किया, अंग्रेजी साहित्य का व्यक्ति हिंदी साहित्य में कैसे? ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है जी। तो मैंने जैसे बताया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था और डॉक्टर बनने की मैं कोशिश भी बहुत मतलब की, लेकिन ईश्वर की ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं चिकित्सक बन सकूं। मैंने 2-3 बार CPMT ट्राई किया, लेकिन जो भी रहा कि मैं नहीं उसमें सफल हो सका। तो इसी बीच जब मैंने BSc कर ली, तो BSc करने के बाद मैंने एक बार सोचा कि अब क्या करूं, तो अब तो कोई ना कोई, और फिर उस समय पारिवारिक की स्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि मैं आगे डॉक्टरी की महंगी पढ़ाई कर सकूं। तो मैंने ये सोचा कि अब समय, क्योंकि संघर्ष का समय है, तो अब डॉक्टरी को एक तरफ रख करके उस विचार को कुछ जीवन में और कुछ करने का प्रयास करें। तो मैंने BSc करने के बाद मैं उसी उधेड़-बुन में था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। तो मैं MSc करने का जो वो फॉर्म भरने का जो समय था जी, वो निकल गया। तो मैं MSc केमिस्ट्री से करना चाहता था, लेकिन वो उस समय तक कॉलेज में जो डेट थी उसकी, वो PG की जो है वो निकल गई। तो अब मैंने सोचा मैं पोस्ट ग्रेजुएशन तो मुझे करनी है। तो किसी ने कहा कि 2 ही सब्जेक्ट अच्छे हैं कि या तो आप MA इकोनॉमिक्स से करो या MA अंग्रेजी साहित्य से करो। तो क्योंकि मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है था वो शुरू से लेकर के और BSc तक अंग्रेजी माध्यम था। तो मैंने फिर MA अंग्रेजी में मुझे एडमिशन मिल गया, तो मैंने अंग्रेजी साहित्य में फिर
पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। ये तो उसके बाद अंग्रेजी साहित्य में करने के बाद भी मेरा जो लेखन के प्रति जो रुझान रहा वो हमेशा हिंदी के प्रति रहा। हिंदी के साहित्य ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, लेकिन अंग्रेजी साहित्य का भी लाभ ये रहा कि मुझे, देखिए साहित्य चाहे हिंदी का हो चाहे अंग्रेजी का हो, लेकिन कुछ ना कुछ सीख देता है, कुछ ना कुछ सीख देता है। तो वो आपके अंदर सृजन की ऊर्जा देता है, आपको लिखने की प्रेरणा देता है। चाहे हम शेक्सपियर को पढ़ें या मैथिली शरण गुप्त को पढ़ें, कालिदास को पढ़ें या रसखान को पढ़ें या रहीम को पढ़ें या कबीर को पढ़ें या बायरन को पढ़ें या थॉमस हार्डी को पढ़ें या प्रेमचंद को पढ़ें, एक ही बात है, एक ही बात है। हाँ, सभी कुछ ना कुछ जो है वो अपनी उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको उभारती है। तो भाषा तो कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि हिंदी मातृभाषा है मेरी, तो जैसे पता साहब आप मेरठ से पूरे, क्योंकि सर्विस भी आपकी ऐसी रही, भारतीय रेलवे में आप उच्च अधिकारी रहे हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो पूरे भारत का आपने भ्रमण किया है। कई बार मैंने आपके कुछ आत्मकथा के कुछ तथ्य पढ़े हैं, बड़े रोचक तथ्य हैं, बड़े रोचक अनुभव हैं कि पूरे भारत में आप कहाँ कहाँ कैसे घूमे, किस तरह से किया। आपने जो हिंदी भाषा को जो प्रसार प्रचार किया है पूरे भारतवर्ष में किया है और आज भी कर रहे हैं। जी, ये सीख और ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि भाई मुझे करना चाहिए, या अपने लिए नहीं अपनों के लिए भी करना चाहिए पूरे भारत? देखिए, जीवन में चंद्रमणि जी, हम निजी उपलब्धियों के लिए हमेशा उनके पीछे भागते दौड़ते रहते हैं जी, लेकिन ये समाज, ये व्यवस्था जी, ये देश भी आपको कुछ देता है। बिल्कुल, मतलब आप हमेशा कुछ ना कुछ उससे ग्रहण करते रहते हैं। तो एक समय हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी भी बनती है और एक समय आता भी है, और जो सोचने वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि एक पे बैक पीरियड भी आता है। जी, जब हम लेते रहते हैं तो आखिर हम जो समाज हमें दे रहा है, बिल्कुल, हमारी भी तो उसके प्रति कोई जिम्मेदारी है, तो हमें भी तो कुछ ना कुछ उस समाज को लौटाना चाहिए। अब लौटाने का स्वरूप क्या हो ये आपको निर्धारित करना है। कोई समाज सेवा के क्षेत्र में उतर जाता है, कोई साहित्य के क्षेत्र में उतर जाता है, कोई किसी और तरह से उतर जाता है। तो बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो समाज से जीवन भर लेते रहते हैं और मृत्यु के समय तक लेते ही रहते हैं। लेकिन मुझे एक समय ये लगा, जब मैं लगभग 50 वर्ष की आयु मेरी हो गई, तो मुझे लगा कि नाउ इट इज़ टाइम टू पे बैक। तो अब वो मुझे लगा कि अब मेरा पे बैक का टाइम है, और जिस समाज से, जिस व्यवस्था से, जिस देश ने मुझे इतना कुछ दिया, इतना मान सम्मान, आनंद दिया, सुख दिया, अच्छा वेतन दिया, अच्छा पद मिला, तो उस समाज के प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेदारी है। तो मैं जहाँ तक साहित्य के प्रति मेरा जो रुझान था, जो मेरा शुरुआत हुई, तो उसको मुझे लगा कि मुझे इस हिंदी साहित्य के माध्यम से, क्योंकि भाषा की जो सेवा है वो भी देश की सेवा है, संस्कृति की सेवा है, तो मुझे लगा कि मुझे इसी के माध्यम से अपने देश की सेवा करनी चाहिए, और उसको मुझे जो प्राप्त हो मुझे किसी न किसी रूप में लौटाना चाहिए। और वो मैंने सोचा कि मैं साहित्य के रूप में उस समाज को, बिल्कुल, और अपनी भाषा को समृद्ध करने का प्रयास करूं। बिल्कुल, जिस तरह इतने लंबे समय से आज भी आप जो साहित्य की साधना कर रहे हैं, तो जीवन में सच ये है कि बड़े खट्टे मीठे अनुभव रहे होंगे। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप किसी का नाम लें, लेकिन चूँकि आपके हम इस कार्यक्रम में उन अनछुए पहलुओं से भी रूबरू हो रहे हैं जो अभी तक देश और दुनिया के सामने नहीं आए। मैं पहले कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी का नाम लें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे उन शोधार्थियों के लिए, हमारे उस साहित्यिक उन लोगों के लिए जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए कुछ उन अनुभवों को भी साझा कीजिए जो खट्टे मीठे अनुभव आपके साहित्य क्षेत्र में समय से पहले रहे। देखिए, मैंने पहला काव्य पाठ जो किया वो मैं, क्योंकि मैंने बताया कि मैं नौकरी में था, और नौकरी भी मुझे क्या कहूँ कि ऐसी नौकरी मुझे मिलती रही, ऐसा जॉब मुझे मिलता रहा, जिस ऑफिस में भी गया जी, तो मुझे ऐसा प्रोफाइल मिला कि जो बहुत काम वाला था। बिल्कुल, मतलब या ये कहो कि मेरी आदत थी काम करने की। मैं जिस काम को कोई नहीं करना चाहता था, वो भी मुझे अगर मिला तो मुझे उसमें भी आनंद, मैंने उसकी अनुभूति और उसको अच्छा करने का प्रयास किया। मैंने जिन जिन कार्यालयों में रहा, वहाँ पे मैंने हमेशा एक कोशिश करी कि मुझे जो भी काम मिला, अगर वो नया भी काम है, मुझे नहीं भी उसके बारे में मालूम, तो मैंने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की
उसको ज्ञान को प्राप्त किया और उसको वापस अपने कार्य में उसको परिणित किया और अच्छे जहाँ भी रहा मैं अपनी प्रशंसा तो नहीं करता पर ये कि मैं अपने कार्य से संतुष्ट हूँ और मेरे बॉसेस लोग भी जो थे वो हमेशा मुझे मेरी जो सीआर के रूप में हमेशा अच्छी मतलब मुझे ग्रेडिंग मिली, हमेशा मुझे आउटस्टैंडिंग ऑफिसर के तौर पर मुझे माना गया। ये मेरी आत्म प्रशंसा हो सकती है लेकिन ये रिकॉर्ड है, बिल्कुल ये रिकॉर्ड की बात ये तो हम देखो मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ सर कि हम उन पहलुओं पर बात कर रहे हैं जो कि अभी तक देश और दुनिया में सामने नहीं है। तो वो है हाँ, तो वो करते करते जो है ना, जब मैं साहित्य भी इसके साथ साथ लिखता रहा, जब भी मुझे फुर्सत मिलती मैं रात में दिन में अपने परिवार की जिम्मेदारियों से जब भी मुझे फुर्सत मिलती, अपने ऑफिस के टाइम में तो मुझे कभी कोई फुर्सत मिलती नहीं थी, लेकिन घर आकर के मैं अपने परिवार के में से कुछ समय चुरा करके जो मैं करता था तो मुझे पहला काव्य पाठ करने का अवसर मिला 1995 को 5 अगस्त 1995 को मुझे भी होती थी याद है, जब मैं दूरदर्शन में मैंने पहला काव्य पाठ किया। बलदेव पंछी जी उस समय जो बहुत बड़े कवि रहे हैं, उनके बड़े बड़े साहित्यकार थे, उनकी अध्यक्षता में वो कार्यक्रम था और उस समय कुबेर दत्त जी जो है वो दूरदर्शन के निदेशक हुआ करते थे, तो बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम था। तो उसमें तो उसके बाद धीरे धीरे मैं अपनी कविताएं लिखता रहा, करता रहा। तो जो आज का परिवेश है, उस परिवेश में जब मैं यहाँ दोबारा से मैंने अपने आप को समर्पित किया तो कई यहाँ पे ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते, बिल्कुल, जो आपको पीछे धकेलते हैं। एक बार हमारी संस्था का एक कार्यक्रम हमने निर्धारित किया तो दिल्ली में एक और संस्था है, उसने भी उसी दिन का निर्धारित कर दिया, जबकि हमने अपना कार्यक्रम 3 महीने पहले घोषित कर दिया था। तो लेकिन उन्होंने भी उसमें क्योंकि हमारी संस्था की नई शुरुआत हो रही थी, तो उन्होंने हमको थोड़ा सेटबैक देने के लिए, थोड़ा परेशान करने के लिए उन्होंने भी उसी तिथि का कार्यक्रम रख दिया। और वो जो उसमें काफ़ी लोग, क्योंकि पूरे देश से लोग आए थे, तो कई लोग ऐसे थे कि सर हमें तो हमारी संस्था ने तो वहाँ भी रख दिया, हम तो उसके सदस्य भी हैं। मैंने कहा आपकी इच्छा है कि आप कहाँ जाना चाहती हैं? तो उसने कहा कि नहीं सर, हम आपके कार्यक्रम में बस एक बार वहाँ थोड़ा शक्ल दिखाया फिर हमने। तो इस तरह के लोग भी हैं। मेरी शिकायतें भी करी लोगों ने, प्रशासन को भी मेरी शिकायतें करी कि मैं साहित्य की सेवा में क्यों हूँ। हाँ, तो ऐसी मतलब लेकिन हमारे प्रशासन ने कभी इस तरह की कोई बात, क्योंकि मेरी अपनी जो काम मुझे जो दिया हुआ था मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ कर रहा था, और साहित्य तो मेरा पार्ट टाइम शौक है। मैं उसके लिए स्वांत सुखाय लिख रहा हूँ। मैं किसी आर्थिक रूप मतलब कोई आर्थिक उपार्जन के लिए तो मैं उसमें काम को नहीं कर रहा। तो लेकिन जब भी आप अच्छा काम करते हो तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि आपको कष्ट देने वाले लोग भी मिलेंगे, बिल्कुल, और वो मिलना जरूरी है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व को आपके प्रशंसक नहीं निखारते, बल्कि मैं समझता हूँ कि आपके आलोचक निखारते हैं। वो आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता पैदा करते हैं, आपको एक ऊर्जा प्रदान करते हैं कि आपने कैसे इन चुनौतियों का सामना किया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। और मैं ये सबसे अपना संस्मरण आपको सुनाना चाहूँगा कि जीवन में कैसे लोग होते हैं। तो आपको विघ्न संतोषी भी बहुत लोग मिलेंगे जो आपके अच्छे काम में या आपके सही काम में भी आपका रोड़ा अटकाते हैं। तो ऐसे कई लोग मिले, लेकिन अंततः जो है वो तो संस्मरण के बारे में कुछ कह रहे हाँ, मैं एक आपको संस्मरण के बारे में बता रहा था कि ये बात है 82 या 83 की होगी जी। तो मेरे एक रिलेटिव वहाँ पे एक रिश्तेदार उसमें सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में रहते थे, काम करते थे। तो एक बार मैंने शिमला तब तक देखा नहीं था जी। तो रेलवे की नौकरी भी 3-4 साल ही हुए थे। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि मैंने कहा मेरी शिमला जाने की इच्छा है, मैंने तो देखा ही नहीं अब तक भी। तो मेरी वाइफ पत्नी कहने लगी अरे तुम चले जाओ, वहाँ पे भाई साहब हैं और तो उनके पास चले जाओ। मैंने अच्छा चलो ठीक है। तो मैंने एक ऑफिस का एक सरकारी दौरा था वो बनाया और मैं वहाँ कुछ काम भी था सरकारी, तो मैं चला गया। तो मुझे घूमते घूमते जो है वो माल रोड भी मिल गए। अच्छा।
मैं अपने ऑफिस से काम करके जब ख़त्म हुआ मेरा शाम को, तो फिर मैंने सोचा कि अब चलो उनके घर चलता हूँ। तो मैं जब माल रोड पे जा रहा था तो मुझे रास्ते में ही वो टकरा मिल गए, गए। मिल गए। तो मैंने उनसे दुआ सलाम हुआ, नमस्कार हुई। तो फिर मैंने उनको देख के बड़े प्रसन्न हुए, कहते चलो बस अब मैं सब्जी लेता हूँ और बस चलते हैं, बस चलते हैं। मैं भी तो उन्होंने कहा कि शिमला का रहने वाला हर आदमी जो है वो शाम को माल रोड पर आपको मिल जाएगा। अच्छा। ज़्यादातर लोग, शिमला के लोग जो है वो शाम को एक बार जो है अपनी कुछ ना कुछ, चाहे दैनिक दिनचर्या हो, कुछ हो, तो माल रोड पर आ ही जाते हैं। एक छाता उनके हाथ में होता है और एक थैला होता है, अपना कोट वोट सब पहन के अपना लोग अपना माल रोड पे शाम को जरूर एक बार आते हैं। तो कर लिया। तो फिर उसके बाद हम चलने लगे। तो उनका जहाँ घर था वो थोड़ा नीचे की तरफ था पहाड़ी में, तो अंधेरा हो गया। तो वो कहने लगे भाई साहब जरा बच के चलना, थोड़ा यहाँ पे ना एक बूटी खड़ी होती है, जंगली एक बिच्छू बूटी बोलते हैं। अच्छा। कहते वो अगर लग गया तो वो फिर बहुत जलन पैदा करता है। अच्छा, खुजली टाइप की। हाँ। तो मैंने कहते उससे बच के चलना, थोड़ा सा मैं ऐसे घास से थोड़ा बच के चलना, हाथ वाथ ना लगे। अब वो क्या हुआ, थोड़ा चले, अंधेरा तो था ही, वो लग गई वो कोई खड़ी थी बहुत। तो मैंने कहा भाई साहब आप ठीक कह रहे हो, बिच्छू बूटी लगी। कहते चिंता मत करो। कहते इसकी बराबर में जो है ना, यहीं पे पालक, जंगली पालक का पेड़ भी खड़ा था। अच्छा। तो कहते उन्होंने पत्ता तोड़ा और वो रगड़ दिया, तो वो ठीक हो गया। तो मैंने उससे जीवन पे यही उससे निष्कर्ष निकाला कि जहाँ आपको जीवन में कष्ट देने वाले लोग होते हैं, वहाँ आपको सुकून देने वाले वो वहीं उसके साथ ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा मैंने एक बार नहीं कई बार अनुभव किया कि अगर आपको कोई कष्ट दे रहा है तो आपकी सहायता के लिए ईश्वर ने उसको भेज दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से संघर्ष का आपका इतिहास रहा है, देखिए साहित्य में संघर्ष तो है ही। बिल्कुल। जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है कि कोई आपको कोई चीज़ विरासत में तो साहित्य में मिली नहीं है। जो भी आपका स्थान है साहित्य में, अपने बल पर, अपने संघर्ष पर है। लेकिन इस संघर्ष के पीछे भी बहुत सारी एक सहयोग की कहानी होती है, खासकर विशेष रूप से परिवार का जब आप सदस्यों का समय चुराते हैं, उनका बहुत सहयोग है। मूल रूप से आप साहित्य के संघर्ष में किसका सहयोग मानते हैं? देखिए वो कहते हैं ना कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ। जी। तो मेरे घर की जितनी भी पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, जी, जो मेरे जिम्मे थी वो तो मुझे करनी थी। लेकिन मेरी पत्नी का भी मेरे जीवन में बहुत अहम योगदान रहा। उसने मुझे मेरे मन के काम को करने के लिए कभी रोका नहीं, बल्कि प्रोत्साहित ही किया। आज उसकी आत्मा स्वर्ग में है, लेकिन उसने कभी मुझे मेरे काम करने से कभी नहीं रोका। बिल्कुल। और जो भी मतलब मैंने अगर कुछ संघर्ष किया या कुछ समय चुराया, तो वो अपने पत्नी और अपने बच्चों का ही समय चुरा करके वो साहित्य को दिया। और तो वही, बाकी तो जैसा आपको कहा कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। बिल्कुल। और इस परिवेश में ही जहाँ काम करते करते, लिखते पढ़ते, लोगों से संबंध बने, लोगों के संपर्क में आया, लोगों ने जाना, तो जो थोड़ा बहुत जो सम्मान मिला वो सब आपके सामने, वो सब लोगों का प्रेम और स्नेह। मैंने हमेशा ज़िंदगी में एक चीज़ का ध्यान रखा है कि अपना महल कभी किसी की कब्र पर मत खड़ा करो। बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर। अपना महल कभी किसी की कब्र पर मत खड़ा करो, क्योंकि कब्र के नीचे जो किसी की बद्दुआएं मत लो, किसी के आत्मा को कष्ट मत पहुंचाओ। और धीमे धीमे धीरे धीरे चलो तो रास्ता खुलेगा, पर चलते रहो। हाँ, तो ये इसी सिद्धांत पे मैंने काम किया और मुझे मेरी पत्नी का हमेशा निरंतर सहयोग मिला। मेरे घर पर साहित्यकार भी आते थे और समाज सेवी भी आते थे, तो रात में भी कभी भोजन की भी व्यवस्था करनी, कुछ करनी। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि जो साहित्यकार ना होते, साहित्यकारों की सेवा करना। बिल्कुल। हाँ, सच है। और जो किसी भी पुरुष की या किसी भी घर में जो इमेज बनती है, उसके परिवार वाले ही उसको
बनाने में बना योगदान। बिल्कुल। अगर आप मेरे घर आए और मेरे परिवार के लोग मुंह फुला के बैठ जाएं या आपका सम्मान न करें, आपको पानी की बिना पूछें, तो आप अगली बार निश्चित रूप से नहीं आए। बिल्कुल स्वाभाविक ही चीज। स्वभाव तो मनुष्य जो है ना, क्योंकि सामाजिक प्राणी है और वो सामाजिक व्यवहार की अपेक्षा करता है। और फिर जो साहित्यकार का अर्थ ही क्या है, जो सबके हित की चिंतन बिल्कुल करे, साहित्यकार तो वैसे ही भावना से बना हुआ भावना से बना हुआ। तो वो अगर इस तरह का व्यवहार करे, उसके परिवार करे, तो वो निश्चित रूप से उस साहित्यकार के प्रति वो, और मैं समझता हूँ कि अच्छा घर में भी एक अच्छा वातावरण होना साहित्य के सदन में बहुत बड़ी मतलब सहायता लेखक या कवि को प्रदान करता है। मैंने बहुत सारे लेखकों के जो पढ़े हैं, उनके परिवार में उन्होंने उनकी बहुत सहयोग उनके परिवार के लोगों ने। जिस तरह से आपका इतना लंबा साहित्यिक इतिहास रहा है, आपने बहुत सारी विधाओं में, हिंदी विधाओं में लिखा है, ऐसी कौन सी, बहुत सारी किताबें आपकी, मैं नाम तो लूँगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन ऐसी कौन सी ज़्यादा किताब, ऐसी कौन सी किताब है आपकी, ऐसी कौन सी पुस्तक है जो आपके बिल्कुल दिल के करीब है? मेरा जो पहला कविता संग्रह आया ड्राइंग रूम के कोने, जी, मेरा पद्य में जो है, वो मेरा मतलब ये समझिए कि मेरे लंबे साहित्यिक संघर्ष का आईना था। था। वो उस संग्रह को मैंने पहली बार 94 में बनाया। जी, और फिर उसके बाद फिर और कविताएं लिखता रहा, फिर सोचा अभी और करूँगा, फिर बाद में और करूँगा, और सुधार करूँगा। मैं अपनी कविताओं को पढ़ता तो मुझे खुद ही वो कविताएं बहुत सारी अच्छी नहीं लगती थी, तो मुझे लगता था कि इनमें और सुधार की गुंजाइश, परिमार्जन की आवश्यकता है। तो ड्राइंग रूम के कोने मेरा पहला कविता संग्रह था, और मुझे प्रसन्नता है कि उसने मुझे पहचान दी, और मैंने बिना किसी उसके वो रेल मंत्रालय में पुरस्कार के लिए भेजा, तो मुझे मेरी पहली पुस्तक पर ही राजभाषा पुरस्कार मिला। हाँ, बहुत मुझे सारे रेल मंत्रालय का बिल्कुल पुरस्कार जो है, पुरस्कारों में तो बहुत हाँ, लंबी सूची है हाँ। आपकी, मैं देख रहा था आपके से बायोडाटा सब में। उस संस्थाओं के जी, उन्होंने मेरे लेखक को सम्मान दिया, जी, तो मैं उन सब का आभारी हूँ। और विशेषकर भारत सरकार का कि उन्होंने मेरे पहले कविता संग्रह पर भी मुझे मैथिली शरण सम्मान दिया। जी, जी, मेरे जीवन की सबसे बड़ी मतलब पूंजी है, निधि है। बाकी मैं गद्य भी लिख रहा हूँ अभी। मेरा पिछले दिनों मेरा एक व्यंग संग्रह मूर्खता की महर्षि अभी प्रकाशित हुआ, और अच्छी लोगों की उसमें प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोग पढ़ रहे हैं जी, तो समीक्षाएं भी अच्छी उसकी आई हैं जी। और वैसे तो हर लेखक को, हर सृजनकर्ता को अपनी हर कृति अच्छी लगती है, तो क्योंकि उसी तरह है जैसे कि हर माँ को अपना बच्चा उतना ही प्यारा है, बिल्कुल, चाहे उसकी संख्या, उनकी संख्या कितनी हाँ। हो। बाकी मैं अभी इस समय एक कहानी संग्रह पर भी काम कर रहा हूँ जी, और एक मेरे कुछ 5 देशों की मैंने विदेश यात्रा की थी 2015, 14, हाँ 2014, 2017 में। जी। 15 में मैं नेपाल गया था और 17 में मैं जर्मनी, हंगरी जी, और जी। ऑस्ट्रिया और तो वहाँ के संस्मरण लिख रहे हैं, वहाँ के संस्मरण मतलब लिख लिए, बस अब उसको प्रकाशित होना से प्रकाशित होना शेष है। आशा करता हूँ कि 1-2 महीने में वो भी। और एक, हाँ, और उससे पहले कि एक संस्मरण मेरा के संग्रह इससे पहले आएगा। अच्छा, हाँ, शुभकामना उसके लिए। लेकिन बदर साहब, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं आपके जीवन के, साहित्यिक जीवन की विशेष रूप से, कि बहुत सारी आपकी कविताएं, मैं कह रहा हूँ बहुत विधाओं में आपने लिखा है, लेकिन कुछ ऐसी कविताएं हैं जो आपको बड़े दिल के नज़दीक लगती है, लगता है कि हाँ, हालांकि ये बात सच है जैसा आप कह रहे थे कि हर साहित्यकार को अपनी सारी रचना सबश्रेष्ठ होती है। जी जी, क्योंकि ये चॉइस करना कि कौन सी रचना अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक होता है कि भाई मेरी ये रचना या मेरी ये कविता ज़्यादा अच्छी लगती है, मेरे ज़्यादा नज़दीक है। देखिए, रचनाएं जो है, कोई भी कवि हो, लेखक हो, वो धीरे धीरे इवॉल्व होता है, धीरे धीरे उसका मतलब विकास होता है। जैसे जीवन का विकास है, वैसी साहित्य का भी विकास है। आदमी जितने रोज अनुभव से गुजरता है, रोज पढ़ता है, दूसरों के अनुभव से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। जी, तो एक कविता है जो मैंने 1985 में मैं मद्रास गया, तो वहाँ पे के मेरीना बीच पर मेरा एक साला था वो एयरफोर्स का, तो हम दोनों घूमने गए शाम को, तो मेरीना बीच पर हम बैठे। जी, तो वैसे वो
लहरें आ रही थी, तो हम बैठे हुए थे, अपना पजामा ऊपर करके बैठे हुए थे, तो ऐसे ही गपशप मार रहे थे। तो उन लहरों को थोड़ी देर मैंने ध्यान से देखने लगा मैं अचानक ही, और फिर वहाँ से मेरी एक कविता निकली जी। वो कविता मुझे इसलिए भी मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि वो उस कविता को कादम्बरी ने भेजती छाप दी। अच्छा। हाँ जी, उसकी कुछ लाइन। हाँ जी। तो साहिल शांत लहरे अनंत, साहिल शांत शांत। लहरे अनंत, टकराहट प्रतिपल बढ़ती ही जाए, टकराहट प्रतिपल बढ़ती ही जाए है, बना होगा फौलाद का, बना होगा फौलाद का, सोचा दूर के मुसाफिर ने, निकट आया तो देखा था, तो थे रेत के कुछ कण, कितने अलग अलग पर अपने मकसद पे पूरे कामयाब। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। और एक और कविता है कि बिल्कुल जीवन के यथार्थ से जुड़ी हुई, क्योंकि हमारे ग्रामीण परिवेश में तो वह हमने इस चीज़ों को देखा है नज़दीक से। जी जी तो जी। बाबा, एक पिता और पुत्र का संवाद है। बाबा सितारे जमी पर लाऊंगा। अच्छा, बाबा सितारे जमीन पर बाबा लाऊंगा। सितारे जमी पर लाऊंगा, जी। और आसमान की तख्ती पर देवदार के वृक्ष से अपने जीवन की कहानी लिखूंगा। अच्छा। बाबा सितारे जमीन पर जमीन लाऊंगा। तो पिता क्या कहता है जी। कि बेटा देखते हो वो खूंटी पर टंगा हुआ कुर्ता, बेटा देखते हो वो खूंटी पर टंगा हुआ मेरा कुर्ता, वो पैबंद लगा पजामा, और ये मेरा चेहरा, इस पे झुर्रीदार मेरी मेरी चेहरा झुर्रीदार, और उस पर दो उभरी हुई आंखें, ये ग्लोब को देखते हो, इस ग्लोब को देखते हो, आज हम सिर्फ आलू भूनेंगे, और तो बच्चा कह रहा था कि हम चांद पे सूरज पे हाथ सेकेंगे, तो वो उसके उत्तर में कहता है कि सूरज पे हाथ, आज हम आलू भूनेंगे जो मैंने, और पत्तियों को जला करके अलाव तापेंगे, और उन आलूओं को खाएंगे जो मैंने चुराए हुए खुदे हुए खेत से। क्योंकि आलू, आपको पता है कि आलू की खेती आपके क्षेत्र में बहुत होती रही, तो आलू के छोटे छोटे आलू फिर भी खेत में रह जाते हैं। तो गांव के बहुत सारे लोग जो है, बेचारे गरीब लोग जो है, वो हम उसको ले जाते हैं, उनको ले जाते हैं किसान के बाद जो है। तो उसी यथास्थिति प्रवेश की ओर ये जो मैंने चुराए खुदे हुए खेत से, तो पहचान लो इनको अपने अभिष्ट, मतलब ये अभिष्ट हैं आपके, तो आप इनको पहचान लें। ये ऐसी बहुत सारी जो जीवन से जुड़ी हुई कविताएं हैं जो, और एक मैंने लिखी व्यंग्यात्मक की कविता है। एक ऑफिस का एक बोर्ड है, उस पर कुछ लिखा हुआ है जी। तो ऑफिस के सुबह अधिकारी कर्मचारी को डांट रहा था जी। सुबह अधिकारी कर्मचारी को डांट रहा था, हाँ, कि भ्रष्टाचार के केस में मैं तुम्हें निलंबित कर दूंगा। और शाम को वो ठेकेदार को डांट रहा था, तुमने बोर्ड नहीं पढ़ा, उस पर लिखा है कि किसी भी काम के लिए सीधे अनुभाग में जाना पड़ा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत व्यंग्यात्मक, बहुत अच्छी कि किसी भी कार्य के लिए सीधे अनुभाग में जाना पड़ा। बिल्कुल, बड़ी सटीक बात कही आपने, बहुत सटीक बात। जिस तरह उपाध्याय साहब इस तरह की चर्चा हो रही है, एक भारत के एक बड़े महत्वपूर्ण संस्थान, साहित्यिक संस्थान के आप अध्यक्ष हैं, जिसकी भारत के कोने कोने में गतिविधियाँ होती हैं, साहित्यिक कार्यक्रम जी, और सब कुछ आपकी अध्यक्षता में, आपके मार्गदर्शन में होता है। अभी पीछे भी उसका कार्यक्रम हुआ, जी जी, हाँ, बहुत सारे पुरस्कार दिए गए साहित्यिक लोगों को, बहुत सारे पुरस्कार। उसका उन जो साहित्यिक लोगों का चयन आप कैसे करते हैं, संस्थान के अध्यक्ष होने के नाते अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी को निर्वहन आप कैसे करते हैं? देखिए, जब हमने ये संस्था शुरू की थी अब से जी 8-9 साल पहले, जी, तो मैं तो हमारे एक रेलवे के
हैं ओम प्रकाश शुक्ला जी, जी, कवि जी, हैं। बिल्कुल। तो बड़े उन्होंने अच्छे कवि हैं, हाँ, बड़े युवा अच्छे कवि कवि हैं और युवा कवि हैं, बड़े अच्छा लिखते हैं। साधारण भी आदमी हैं, हाँ, व्यवहार बहुत कुशल। बहुत व्यवहार विनम्र कुशल। और बहुत कर्मठ है। बिल्कुल। और इस मंच को चलाने में और संभालने हम्म। में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जी। तो एक गोष्ठी रखी थी उसमें उन्होंने वहाँ पे दिल्ली स्टेशन पर, तो उसमें उन्होंने मुझे बुलाया, जी। तो कि भाई रेलवे वाले को हाँ, बुला। हाँ, तो उन्होंने बुलाया तो कार्यक्रम हुआ। तो वहीं पे उस समय इनका एक ये मंच नया इन्होंने अभी शुरू भी नहीं किया था। तो उन्होंने जी। कहा कि सर आप हमारे इसका संस्था की अध्यक्षता करिए। मैंने कहा भाई मैं तो कोई अध्यक्ष, कोई इस तरह का कोई अनुभव नहीं हूँ। हालांकि मैं रेलवे अधिकारी संघ का जो है उत्तर रेलवे का अध्यक्ष भी रहा जी, जी। 3 साल तक। और फिर मैं और अधिकारी संघों में मैंने काम किया, महामंत्री भी रहा जी। उत्तर रेलवे का। जी। तो मैंने कहा साहित्यिक संगठनों का मुझे कोई इस तरह का अनुभव तो नहीं है। उसने कहा कि नहीं सर आप कर लेंगे, कर लेंगे। तो उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया। मैं चलिए कोई बात नहीं, प्रयास करते हैं। तो उस समय तो हमारे पास मतलब कोई किसी तरह का संसाधन भी नहीं थे। फिर भी हमने देश के कोने कोने से लोगों को जोड़ा जी। और अच्छे अच्छे साहित्यकारों को जोड़ा और उनको हमने पुरस्कृत करने का बनाया। उन विशेषकर उन लोगों को जो दूर दराज के हैं और जिनको कोई नहीं जानता, हाँ, जिनके लिए दिल्ली दूर है। जिनके लिए दिल्ली दूर जी। है, उन लोगों को हमने दिल्ली में बुला करके सम्मानित जी, किया। बिल्कुल। तो उन लोगों का हमें स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला। और हम लोग धीरे धीरे हर वर्ष हम इस तरह का कार्यक्रम करने लगे। देश के और हिस्सों में भी जा करके हम लोगों ने कार्यक्रम किए। तो लोगों की संस्था में आस्था बढ़ी, विश्वास बढ़ा और हमने इस काम को शुरू किया। तो हमें लगा कि हमें कुछ मतलब हम सामान्य पुरस्कार दे रहे थे, लोगों को सम्मानित कर रहे थे। कई ऐसे हमारे वरिष्ठ साहित्यकार थे कि जिनको आज तक कभी पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन उनको हमारे मंच से सम्मानित होने के बाद उनको बड़े बड़े साहित्यिक पुरस्कार मिले, संस्कृत अकादमी के पुरस्कार मिले, उत्तर प्रदेश साहित्यिक संस्थान के पुरस्कार मिले। तो हम तो ये अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि भाई हमने जिनको सम्मानित किया उन्हें और भी ईश्वर ने उनको मास ज़्यादा दिया। और पर लेकिन हम ये इस बात का ये भी हमने बहुत लोगों को मंच दिया कि जिन्होंने बहुत सारे लोग अभी भी ये कहते हैं कि हमने अपना पहला काव्य पाठ आपके मंच पर किया, ये आपके माध्यम से हमारी साहित्यिक जगत में शुरुआत हुई। तो अब पिछले 3 वर्षों से हमने बहुत बड़ी राशि तो नहीं, लेकिन हमने प्रतीकात्मक राशि भी देनी शुरू की। जी। तो हमने सबसे बड़ा जो हमारा साहित्यिक पुरस्कार है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र शिखर सम्मान। उसमें हम 5100 रुपये की हम नकद राशि भी प्रदान करते हैं। उसके लिए हमारा क्राइटेरिया है कि उसका 2 से अधिक हिंदी साहित्य की विधाओं में उसका बड़ा काम है। हाँ। और बाकी महिलाओं के लिए जो महिला लेखन में जिसका विशेष कार्य जिनको रहा है करती हैं उनको हम सम्मानित करते हैं। बाकी हमारे हैं उसके लिए हम प्रविष्टियाँ आमंत्रित करते हैं, उनकी पुस्तकों पर देते हैं। जैसे कहानी के लिए हम ये आपका प्रेमचंद पुरस्कार देते हैं, व्यंग्य के लिए हम हरिशंकर परसाई पुरस्कार देते हैं, और एक युवा लेखन को मतलब प्रोत्साहन करने के लिए हम अमीर खुसरो सम्मान देते हैं। जी। और एक हमारे संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष थे त्रिभुवन पाल साहब, वो बहुत अच्छे साहित्यकार थे। तो 2019 में ईश्वर की इच्छा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। हाँ, तो एक हमने उनकी स्मृति में भी एक पुरस्कार स्थापित किया। हाँ, तो उसके लिए भी हम छंद मुक्त रचनाओं की पुस्तकों पर उनको लोगों को पुरस्कृत करते हैं। तो अब हमारा पुरस्कार का जो चयन का तरीका ये है कि हम एंट्रियाँ लोगों से हम उसके लिए प्रविष्टियाँ पूरे भारतवर्ष आमंत्रित करती हैं। अभी हमने 2022 के लिए भी हमने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया है कि 2022 के लिए जो भी फिर जो से आते हैं तो चयन उसके लिए एक चयन समिति है। वो चयन समिति हमारी उन पुस्तकों का मूल्यांकन करती है और पुरस्कार के लिए घोषणा। जो भी बाकी हमारा उद्देश्य बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जो उसका निष्कर्ष हमारा उद्देश्य विशुद्ध साहित्यिक है। इसमें किसी भी तरह का कोई मतलब मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कोई इसमें कोई किसी को वो कोई भी किसी भी तरह की इसमें हमारी कोई वो नहीं है। हम सबको पुस्तकों पर आधारित हम उनको वो तो प्रॉपर एक आपने चयन कमेटी रखी है, पूरे देश से आप प्रविष्टियाँ मंगाते हैं, उसके बाद में जो चयन कमेटी है उस पर निर्णय करती है, जब निर्णय है उसको साफ सुथरी, उसमें कोई बात नहीं। और उसमें कोई पारदर्शिता और उसमें कोई किसी तरह का वो नहीं है कि भाई हमारा कोई भाई भतीजावाद है कि इसको देना उसको देना। जो भी
जो हमारे उसके पात्र हैं। जो उसके पात्र हैं और जो प्रविष्टियाँ आती हैं उन्हीं के आधार पर हम निर्धारण करते हैं। और अब तक ईश्वर की कृपा से सभी हमने पुरस्कार जितने भी दिए हैं सभी योग्य लोगों को दिया। भी हमने पिछले जो शिखर सम्मान दिया जी। वो ख्याति अंकार सुभाष चंद्र जी को। सुभाष चंद्र जी का प्रेम के हाँ, बड़े हस्ताक्षर बड़े हैं, सुभाष हस्ताक्षर चंद्र हैं कहानी के भी बिल्कुल। और लघु कथाओं के भी, तो बहुत बिल्कुल। बड़े हस्ताक्षर हैं उनको दिया। उनकी 49-50 पुस्तकें हैं। बिल्कुल। तो और मतलब 2 वो लघु कथा बिल्कुल। और व्यंग्य में उनको बिल्कुल, व्यंग में के लेकिन- तो बड़े विशेष नाम है भारत बिल्कुल। महाजन का, सुभाष तो चंद्र जी का। ये इसलिए पुरस्कार का उद्देश्य जो है ना वो विशेष रूप से हमारा ये रहता है कि हम प्रोत्साहित करें। बिल्कुल। मतलब एक जहाँ हम किसी बड़े आदमी को सम्मानित करते हैं वहाँ हम जो लोग उभर रहे हैं जिनको उस चीज़ की आवश्यकता है, जिनको आवश्यकता है, जिनको बिल्कुल। पहचान की आवश्यकता है। बिल्कुल। क्योंकि मैं समझता हूँ कि पुरस्कार जो है वो किसी के साहित्यकार के जीवन में उत्प्रेरण का काम करता है, बिल्कुल। कैटलिस्ट का काम करता है। बिल्कुल। तो ये नहीं कि हम उन्हीं लोगों को पुरस्कृत करते जाएं जो जिनको दुनिया पुरस्कृत कर रही है, बिल्कुल। बल्कि नए लेखकों को भी आगे बढ़ाने का काम जो है। हाँ, जिनको जिससे कि लगे कि हाँ, हाँ। हमें कोई प्रोत्साहित हाँ, कर रहा है, या प्रोत्साहित कर- हमारे लेखन को आवाज बन हाँ। रही है हमारी आवाज, या हमारे लेखन को सराहा जा रहा है, या बस- उस पर हमारे लेखन पर एक मोहर लग रही है। बिल्कुल। तो जी। हमारा उद्देश्य वही है। और बाकी तो समय और साहित्य बिल्कुल। के जगत निर्धारित करेगा कि हमने कितना काम नहीं नहीं, किया। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह पहले साहब, अब चूंकि हम इस साक्षात्कार के लगभग अंतिम दौर में हैं, हर साहित्यकार के मन में टीस होती है कि अभी और लिखना बाकी है, या अभी मेरा सबश्रेष्ठ लिखना बाकी है। एक टीस आपके मन में भी जरूर रही है, होती है। आप क्या सोचते हैं कि आप ऐसा मानते हैं कि आपने अपने जो साहित्यिक सफर का सबश्रेष्ठ लिख दिया है, या वो टीस अभी बाकी है? नहीं, वो टीस अभी बाकी है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि मनुष्य रोज उसका विकास होता है, जी रोज उसका नया इवोल्यूशन होता है, रोज वो नई चीज़ें सीखता है। जी। और साहित्यकार जिस दिन उस लिखना बंद कर देता है या जिस दिन उसको ये अनुभूति हो जाती है कि मेरा श्रेष्ठ आ चुका है, मैं समझता हूँ उसकी साहित्यकार की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है, बिल्कुल। हाँ। तो इसलिए हमेशा मेरा तो प्रयास ये है कि जो कल लिखा उससे आज बेहतर लिखूं। बिल्कुल। और बाकी तो मूल्यांकन तो पाठकों के और बिल्कुल, आलोचकों के हाथ में है। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। मैं नहीं समझता कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है। मेरे से अच्छा लिखने वाले बहुत लोग हैं और बहुत अच्छा लिख भी रहे हैं। मेरी कोशिश है कि मैं भी अच्छा और लिखता रहूं। बहुत लोग अच्छा लिख रहे हैं, इस बात का मूल्यांकन कौन करेगा? आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। जैसे हमारा आप जो साहित्यिक व्यक्ति हैं, और आप कभी बहुत सारी चीज़ों में ये चर्चा करते हैं कि दादा तुलसीदास जी ने बहुत सारे ग्रंथों को लिखा, रामचरितमानस लिखा, रामलाला नेचुरल का, बरबर रामायण का, दोहावली लिखी, विनय कव्वाली लिखी, पत्रिका विनय लिखी। पत्रिका लिखी। तो उनको किसने बताया कि आपको अवधि में लिखना है, चौपाई में लिखना है? या दादा सूरदास को किसने बताया को ब्रज में लिखना है, पद में लिखना है? तो हर व्यक्ति की, हर साहित्य की कार की अपनी एक विधा है, अपनी पहचान है। वो पहचान आपकी है और होनी भी चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। जी। देखिए, मैं बहुत सारी मैं हिंदी के छंद में भी लिखता हूँ जी। और छंदमुक्त भी लिखता हूँ जी। मुक्तक भी लिखता हूँ। जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे, हालांकि लोग कहते हैं कि छंदमुक्त लिखना बड़ा कठिन है, जी। लेकिन पता नहीं ईश्वर की इच्छा है या माँ शारदा की कृपा है, तो मुझे छंदमुक्त लिखना मैं अपने आप को बड़ा सहज महसूस सहज है, आप छंदों से लिखें हैं, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, वो सामने वालों को सरल रूप में समझ में आनी चाहिए। बस। बिल्कुल। तो गालिब ने भी एक बार ये कहा था कि गालिब भी गज़ल लिखते लिखते कि परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि भाई मुझे कोई ऐसी विधा चाहिए कि जिसमें मैं अपने आप का विस्तार पा सकूं। जी, अपनी बात सलीके से लिख सकूं, मैं उसको विस्तार से लिख सकूं जी। या विस्तार से अपनी बात बता सकूं। तो अगर कविता के रूप में कहूँ तो मुझे छंद मुक्त में अपना लिखने में मुझे ज़्यादा, छंद के स्थान पर मुझे छंद मुक्त में लिखने पे बहुत मतलब मैं सहज महसूस करता हूँ। और मेरी ज़्यादातर कविताएं छंद मुक्त ही हैं। छंद में तो है, लेकिन मैंने गीत भी लिखे हैं, गज़ल भी लिखी है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अगर मुझसे तो साहित्य है आपका। हाँ। और बहुत सारी विधाओं में लिखा हुआ साहित्य। और अब मैं
अब मैं ज़्यादा समय जो है इस समय गद्य लेखन जी कर रहा हूँ। हाँ, जैसा आप बता रहे थे कि हाँ। आप संस्मरण लिख रहे हाँ, हैं। अभी एक संस्मरण और की मेरी व्यंग पुस्तक व्यंग व्यंग की पुस्तक व्यंग की आपकी आई पुस्तक है एक अभी। एक आ गई है और जी। दूसरा व्यंग संग्रह चल रहा है और एक जी। ऐसी प्रेरणा मुझे मिली कि हाँ। लिखने की, तो जी। वो जितेंद्र निर्मोही जी हैं, वो एक बार मैंने एक बार संस्मरण लिख दिया, तो वो कहने का बहुत अच्छा लिखते हैं, तो उन्होंने प्रेरित कर दिया, तो फिर मुझे लगा कि मैं संस्मरण लिख डालूं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने अपने जीवन के कुछ संस्मरण जो है वो आएगी, पुस्तक जल्दी पूरी हो चुकी है, तो बस वो अंतिम चरण में है। जी, जिस तरह उपाध्याय साहब, जिस तरह की हिंदी साहित्य का बड़ा विस्तृत इतिहास है, आप किसी भी रूप में आप ले लें, पुराने समय से आप ले लें या इसके और समय से ले लें, तुलसीदास जी हैं, कबीर हैं, रसखान हैं, बिहारी हैं, उसके बाद हम ले आए श्याम सुंदर दास हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, महादेव वर्मा जी हैं, जी। या नामवर सिंह जी रहे हैं, केदारनाथ सिंह रहे हैं, तो या वर्तमान में है तो साहित्यी अशोक चक्रधर जी हैं, संतोष आनंद जी हैं, और अपने ये दीक्षित धनकौरी जी हैं, आपका नाम आता है, और उसके बाद में ये कुमार स्वासी भी हैं, और दिनेश रघुवंशी हैं, शुभला शर्मा हैं, अरुण जैमिनी हैं, बहुत सारे लोग जो अलग अलग विधाओं में प्रयास तो हिंदी या अन्य भाषाओं को बढ़ावा ही दे रहे हैं। बिल्कुल। आप जिस तरह से पूरे देश और दुनिया में साहित्य की रचना किसी भाषा या बोली में होती है, जैसा कि मुझे जहाँ तक जानकारी, आप और हम लोग किसी भाषा या बोली के विरोधी नहीं हैं। हम सभी भाषा बोली को साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। कोई किसी भाषा में लिख रहा है, किसी बोली में लिख रहा है, या किसी सारी चीज़ में लिखता है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये आता है कि जहाँ तक मुझे जानकारी है, शायद संभवतः आपको जानकारी होगी, भारत के दो मूल चीज़ अवधि में रामचरितमानस को दादा तुलसीदास ने लिखा। भगवान राम का साहित्य ये कहें कि अवधि भाषा में सबसे ज़्यादा लिखा। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण का साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया। लेकिन भारत सरकार की 8वीं अनुसूची को अगर आप देखें तो उसमें 22 भाषा है, और अवधि भाषा और ब्रज भाषा का कहीं कोई स्थान नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भाषाओं के विकास की जो जहाँ तक जिम्मेदारी है, जितनी सरकार की है, उतनी साहित्यकारों की। बिल्कुल। और अवधि में आप सबको पता है कि तुलसीदास जी ने भी जो पहले रामचरितमानस लिखा, पहले उन्होंने संस्कृत में लिखा। बिल्कुल। लेकिन वहाँ उसको सरयू में फेंक दिया गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी भाषा में लिखना है जिस पर कोई विरोधी ना कर सके। तो उन्होंने उस समय की सर्वमान्य भाषा वो ज़्यादा थी, और क्योंकि अवधि और भगवान राम का अयोध्या, वो सब वो क्षेत्र में उनका प्रभाव था, और वो कवि के साथ जो है ना, वो भक्त भी थे। भक्ति का रस में उन्होंने डूब करके लिखा। उन्होंने जो भी, चाहे वीणा पत्रिका लिखी हो, चाहे कोई और रत्नावली लिखी हो, जितने भी उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, वो ईश्वर की भक्ति में लिखे। चाहे भगवान शिव की नमामि शमशाम, जो भी उन्होंने लिखा, वो सब भक्ति में डूब करके लिखा। और उन्होंने संस्कृत में भी लिखा, तुलसीदास जी के संस्कृत में भी है। तो भाषाओं की जो विकास की जो जिम्मेदारी है, अभी पीछे अवधि के विकास के लिए एक वो संस्था यहाँ पे है, वो लोग काम कर रहे हैं उसमें। तो भाषाओं को मैं समझता हूँ कि भाषाएं जो है ना, वो जोड़ने का काम करना चाहिए। भाषाओं का उद्देश्य जो है वो जोड़ने का होना चाहिए। उनका भाषाओं का उद्देश्य जो है वो विखंडन नहीं होना चाहिए। भाषाओं में कोई भी भाषा तभी ज़्यादा अच्छी हो जाती है जब उसमें अन्य भाषाओं के शब्दों का समाहित हो जाए। बिल्कुल। तो भाषा तो आप जिसको सहज जहाँ लगे, वहाँ उनका विकास का, उनका अभी पीछे इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी अवधि और ब्रज भाषा के बढ़ावा देने के लिए बात की गई थी, और सभी पॉलिटिकल पार्टी ने, कांग्रेस के भी एजेंडे में थी, बीजेपी के एजेंडे में भी थी, सबके एजेंडे में थी पार्टी के। लेकिन वो वोट लेने तक सीमित नहीं रहनी, राजनीतिक बातें। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उन भाषा में जो सबसे ज़्यादा भगवान राम का जो लिखा गया अवधि भाषा में, या भगवान श्री कृष्ण का लिखा गया ब्रज भाषा में, वो भाषाएं भी होनी चाहिए। बिल्कुल, उनके सम्मान के लिए होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सम्मान के लिए भाषाओं का जो है, सभी भाषाओं को उतना ही महत्व होना चाहिए
जितना किसी एक भाषा बिल्कुल को बिल्कुल। बाहर आप की और हम किसी भाषा या बोली के विरोधी तो है नहीं, लेकिन बिल्कुल। उनका भी उतना ही स्थान बिल्कुल होना बिल्कुल चाहिए उनका भी उतना ही जो सम्मान कि होना। आज तक नहीं है। हाँ, तो इस विषय में मैं समझता हूँ कि दो तीन चीज़ें जो है, एक तो जो पुरस्कार देने वाली संस्थाएं जी उनको अपने एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा। जी जी कि भाई वो मात्र एक भाषा को, इन भाषाओं पर भी जो अच्छा साहित्य रचा जा रहा है उसको भी अपने मूल्यांकन के लिए उसको कंसिडर करें। जी तो देखिए ऐसा है ना कि आज के समय, पहले क्या था कि पहले भाषा, संस्कृति, नृत्य, कला जो भी था वो राज्याश्रय से फलता फूलता था। बिल्कुल राजा का जिस भाषा के प्रति, जिस नृत्य के प्रति झुकाव होता होता था बिल्कुल उसका ज़्यादा वो होता था। तो बिल्कुल। राज्याश्रय पाकर के ही बहुत सारे जो है ना, हालांकि साहित्यकार जो है वो राजा का किसी का कोई चाटुकार नहीं होता। बिल्कुल हाँ, वो तो कुंभन दास ने भी कह दिया था कि भाई संतन को कहाँ सीकरी से काम, हमें कोई काम नहीं है। लेकिन बात ये कि जब, लेकिन उसको विकास की जिम्मेदारी, और फिर आज जो है वो तो प्रजा का ही राज्य है। बिल्कुल आज तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आपको राजा थोड़ी है। बिल्कुल और तो जो प्रजातांत्रिक ढंग से जो जो चुनी हुई सरकारें हैं, उनकी सभी भाषाओं की, सभी लोगों की, दबे पिछड़े कुचले लोगों की भाषाओं की, जो भाषाएं पिछड़ गई हैं, उनके सबके विकास की जिम्मेदारी है। और उनके लिए, उनके विकास के लिए अकादमी, पिछली बार एक कार्यक्रम में मैं गया था तो वो कह रहे थे कि जल्दी ही दिल्ली में एक अकादमी जो है ना अवधि की भी बना देंगे। हाँ वो तो हाँ। अभी जैसे हिंदी अकादमी है, संस्कृत अकादमी हाँ। है, भोजपुरी अकादमी है, मैथिली अकादमी हाँ। है, कमायूं अकादमी, हाँ। कुमायूं, इसके बहुत सारी हाँ, अकादमी तो दिल्ली ऐसी- में हैं। तो ये भी संभवतः अवधि अब अकादमी, अब्रज अकादमी भी होनी चाहिए, हाँ, क्योंकि तो दिल्ली ये- से नज़दीक भी है बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत सारे नहीं, लोग देखो, जुड़े भी हैं मूल रूप दिल्ली से। दिल्ली जो है, दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। जी और दिल्ली सिर्फ देश की राजधानी नहीं, पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं, रहते हैं। भाई बिल्कुल। राजधानी है तो बहुत सारे यहाँ पे, सारी हमारे हर देश की यहाँ पे एम्बेसीज हैं, उनके बिल्कुल। दूतावास है। और फिर अवधि और ब्रज में जो मिठास है जी वो तो अपनी जगह पे उसका बिल्कुल, अपना बिल्कुल। महत्व है। और उसका बिल्कुल अच्छी, और जो भी उसमें अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है उसका सम्मान होना ही चाहिए। बिल्कुल। और सरकारों को भी जहाँ जितना ध्यान देना, उतना ही जो हमारी पुरस्कार देने वाली संस्थाएं, जो बड़े बड़े पुरस्कार देती है साहित्य का, जी उनको भी इन भाषाओं की तरफ अब ध्यान देने ध्यान की देना जिनकी जरूरत है। चूँकि इस साक्षात्कार के हम अंतिम चरण पे हैं, छोटे छोटे दो सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा स्वागत है। कि विशेष रूप से अपने शोधार्थियों से के लिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि साहित्य के इतने लंबे सफ़र और इतने साहित्यिक वातावरण आप रहे हैं और आज भी हैं, और निरंतर आप लिख रहे हैं, आज भी लिख रहे हैं, आपके साहित्य में आदर्श कौन है? बड़ा वैसा सवाल है, क्योंकि कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ। चूँकि सवाल तो सवाल है। सवाल तो सवाल नहीं, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। और जहाँ जबकि तक भारत में हाँ, बहुत लंबी श्रृंखला है श्रृंखला है। साहित्यकारों की। हाँ, देखिए, मैंने जैसे मैं बताया कि मैंने तो शुरू में महादेवी वर्मा को भी पढ़ा, जी सुमित्रा नंदन पंत को भी पढ़ा, निराला को भी पढ़ा, जी और हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्यकारों को भी पढ़ा। जी तो ये तो मुझे कह पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं किससे ज़्यादा प्रभावित हुआ। जी लेकिन हाँ, छायावाद ने मुझे जो है ज़्यादा प्रभावित। ज़्यादा प्रभावित किया। उसमें छायावाद की में जो अभिव्यक्ति है, और वो मुझे मेरे हृदय के बहुत नज़दीक, मतलब मुझे अनुभव हुआ उसको पढ़ करके। तो छायावाद जो है, अब तो उत्तर छायावाद और आधुनिक बिल्कुल, कई सारी बिल्कुल, चीज़ें बिल्कुल। बहुत आ गई हैं। तो लेकिन मैं मानता हूँ कि कविता जो है वो रस की जनक है। रसोत्पत्ति उससे होनी जी। चाहिए, आनंद की अनुभूति होनी बिल्कुल। चाहिए। तो आप चाहे जिस विधा में लिखें, जिस भाषा में, जिस स्टाइल में लिखें, जिस फॉर्म में लिखें, जिस शैली में लिखें, लेकिन उससे जो है, कविता से जो है ना, रस की उत्पत्ति होनी चाहिए और आनंद की अनुभूति होनी चाहिए कि जिसको पढ़ करके लगे हाँ कुछ लिखा है अच्छा इसमें। तो मैं समझता हूँ कि मैं
किसी एक व्यक्ति का नाम लेना मतलब मेरे लिए संभव ही नहीं कि संभव नहीं है, मैं बिल्कुल। किससे प्रभावित हुआ। पर हाँ ये है कि जो भी अच्छा लेखक था, शायद की बड़ी लंबी श्रृंखला है, बड़ी लंबी श्रृंखला बहुत है। योग्य और विद्वान बहुत लोग- व्यक्तित्व रहे हैं, तो हाँ। उसमें से ये, क्योंकि हम सभी साहित्यकार हैं, सभी का हाँ अध्ययन तो हमें इसलिए करना है। इसलिए ऐसा या- कहना कि मैं उसको किसी एक मतलब एक का चॉइस करना चॉइस करना बड़ा बड़ा मुश्किल मुश्किल था। सा काम। हाँ पर हाँ ये है कि जो उस छायावादी युग के कवि थे जिसमें आपके सुमित्रानंद पंत, जिसको मैं छायावाद का सुकुमार कहता हूँ, जी, जी। कि उसने मुझे काफ़ी प्रभावित किया सब। प्रकृति के बड़े नज़दीक हाँ रखा है। बहुत नज़दीक थे और मुझे भी प्रकृति के साथ बहुत मेरा भी बहुत जुड़ाव है और प्रकृति के बिना कोई कविता की कल्पना भी नहीं, कल्पना उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। उत्पत्ति भी बिल्कुल। तो वही प्रकृति और भावना तो हाँ, ऐसा है, भावना साहित्यकार जो के है- अंदर जब तक भावना नहीं है हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। एक शब्द भी नहीं लिख सकता, तो वापिक है। हाँ और उपाध्याय साहब, अब चूंकि बिल्कुल अंतिम एक सवाल आपसे लेते हैं, आप नए साहित्यकारों के लिए या हमारे जो शोधार्थी हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपका उनके लिए क्या संदेश है, हमारे नए साहित्यकार? मैं नए साहित्यकारों को देखिए, मैं व्यंग्य पे भी लिखता हूँ, कविता भी लिखता हूँ, कहानी भी लिखता हूँ। मैं सबको एक ही, मैं नए लोगों के लिए एक ही बात कहना चाहूँगा कि वो अपने वरिष्ठ साहित्यकारों को पढ़े ज़्यादा, लिखे कम। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ज़्यादा पढ़ने से हमें अनुभव जो दूसरे का प्राप्त होता है, उनकी लेखन की विधा का पता चलता है, उनके तौर तरीकों का पता चलता है कि वो अच्छे कवि कैसे बने, या अच्छे कवि कैसे कहलाए वो, तो उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने क्या ऐसी बात थी। तो बाकी तो कविता की या हर चीज़ की एक अपनी उसकी डिक्शन है, उसका एक अपना सौंदर्य शास्त्र है, उसका विधा के नियम है, वो उससे आप पढ़ के तो आप लिख सकते हो, लेकिन उसको आप कविता के रूप में, मतलब आप जैसे कहानी लिख रहे हो तो कहानी की शुरुआत कैसे करें? बिल्कुल। तो ये अगर आप किसी अच्छे लेखक को नहीं पढ़ेंगे तो आप कहानी अच्छी ज़्यादातर साहित्यकारों का पता लगेगा पता कहाँ से, नहीं कैसे कैसे शुरू होता है, कौन कैसे लिखता है। हर साहित्य का लिखने का अपना लिखने का स्टाइल भी है, स्टाइल अलग है, उसकी शैली अलग है, उसकी फॉर्म अलग है। तो वो जब तक वो दूसरों से ही हम सीखते हैं। और साहित्य जो है ना, वो एक जो हमारा, ये भी एक तरह के आगम और निगम की तरह से ही हमारा, जैसे हमारे वेद चल रहे हैं कि पौरुषी, ऐसी कविता भी और साहित्य भी ऐसे ही। इसका कोई बिल्कुल एक पुरुष, अब मैं कहूँ मैं किसको मानता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं किसको मानता हूँ, पर आलोचक मैं या पाठक तय करेंगे कि भाई मैं मेरी किसके साथ किसके नज़दीक मैं बैठता हूँ, किसके नज़दीक मेरी रचना को सुन। तो कभी जो भी है, वो नई पीढ़ी से मेरी यही प्रार्थना है कि वो अच्छा लिखने के लिए बहुत पढ़े और कम लिखे। बिल्कुल। हाँ, आपका ज़्यादा इनपुट हो और कम आउटपुट हो। और सबसे पहली बात ये है कि साहित्यकार को संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है। जी। जब तक आपके हृदय में संवेदना नहीं होगी तब तक आप अच्छे साहित्यकार नहीं हो सकते। और साहित्यकार को हमेशा एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि उसको अपने शब्दों के साथ जीना पड़ता है। बिल्कुल। अगर आप लिख रहे हैं और लिखने के बाद आप उस पर कुछ अमल नहीं कर रहे, आप ये सोचो कि दूसरे उससे करेंगे। और साहित्यकार का काम कोई समाज सुधार का नहीं है, बल्कि उस समाज को बता देना है कि भाई क्या हो रहा है। वो आज के लिए थोड़ी लिख रहा है, वो तो बहुत आगे तक के लिए लिखता है। तो बस आज के लिए लिख रहे हैं। मेरा तो बस नए उनको यही सुझाव है कि वो साहित्य के मानकों का ध्यान रखते हुए और अधिक पढ़ें और कम लिखें। और तभी मैं समझता हूँ कि उनकी रचनाएं जो है वो कालजयी हो सकती हैं, हो जाएंगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा साहित्य लिखें तो आप बहुत बड़े कवि हो जाएंगे। बिहारी सत्सई से प्रसिद्ध हाँ, और चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी हैं, उनकी कुल 3 कहानियाँ हैं। उसने कहा था भाई उसको अमर हो गए। बिल्कुल। हाँ, तो हर एक उसकी, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविता है जो निकल कर बादलों की गूंज, तो एक कविता, एक रचना ही
सुभद्रा कुमार चौहान जी की हाँ, कविता है कि जो बुंदेली हर बोलो उनके के मुंह हमने हमने सुनी सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रही। हाँ। उसके उससे ही उस उन हाँ, पंक्तियों से माखनलाल पूरे चतुर्वेदी भारत की में- वो पुष्प की चाह, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। पुष्प की अभिलाषा, हाँ, तो वो एक रचना ही बहुत है, पर ये कि उसके लिए आपको बहुत अवगाहन करना पड़ेगा। नामवर सिंह जी की आलोचना, केदारनाथ सिंह जी की कविता, कविता, जी शमशेर सिंह बिल्कुल। और बहुत सारे मतलब जो है ना शेरजंग गर्ग, शेर जंगल, हाँ, और मदन कश्यप, और नरेश आधुनिक सक्सेना, आधुनिक हाँ, भी, आधुनिक युग में, बिल्कुल। हाँ, अपनी नरेश, एक पहचान है, हाँ, अपनी पहचान है। हाँ, दोहा में नरेश सांडेली जी हैं। हाँ, नरेश सांडेली जी बहुत आलोचना अच्छे। में सुभाष चंद्र जी का बड़ा बेहतरीन नाम है। हाँ, बिल्कुल। कुमार सुभाष जी तो हाँ, चाहे बिल्कुल कुछ भी नाम, कहें, हाँ, देश और अरे दुनिया में बिल्कुल नाम तो प्रसिद्ध है, है। अपने संघर्ष के बल पर है। बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद है फैदाबाद से दिनेश रघुवंशी जी हैं, अरुण जैमिनी जी हैं, हाँ, हाँ, सुरेंद्र शर्मा बिल्कुल, जी सुरेंद्र हैं, शर्मा जी अशोक हैं। चक्रधर जी हैं, सब संतोष लोग। आनंद जी हैं, दीक्षित दनकोरी जी हैं। हाँ, सब ये लोग अपने बहुत सारे संघर्ष के अपने बल पर, संघर्ष के लोग हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं, अगर संघर्ष के अपने संघर्ष के बल पर नहीं होते तो यहाँ नहीं होते। बहुत वो सारे नाम, देखिए, बहुत सारे नाम। जो आपने जिस चीज़ को, जिस उपलब्धि को अपने संघर्ष के बल पर प्राप्त किया, वही स्थायी उपलब्धि है, बिल्कुल। वही चीज़ स्थायी है। बाकी तो आपके अंदर अगर प्रतिभा नहीं है, योग्यता नहीं है और आपको कोई उपलब्धि मिल गई तो वो ज़्यादा दिन तक ज़्यादा ठहरेगी दिन नहीं। तक ठहरेगी नहीं, क्योंकि ठहरेगी। आप देखिए, जब आपको कोई उपलब्धि प्राप्त होती है तो आपसे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सच भी है सर कि हाँ। अगर कि मुंशी प्रेमचंद जी जैसा नाम हाँ, उनके बेटे अमर राय श्रीपत राय आगे नहीं बढ़ा थे। आलोचना नहीं, लेकिन जो बात है वो बात हाँ, है। हाँ, अगर ऐसा होता तो उनको बहुत आगे नाम होता। हाँ। रामचंद्र शुक्ल जी का नाम बहुत आगे होता अगर उन्हीं की तरह सारे काम हाँ, किया ये होता। बहुत ये सारी सब चीज़ें। ये तो जब तक देखिए साहित्य का काम जो है ना, ये मतलब ये कोई व्यापार नहीं है कि भाई बिल्कुल। आपकी दुकान एस्टेब्लिश कर दी, अब तो बिल्कुल, बेटा तो बिल्कुल। पीढ़ियां आगे अपने आप कमाती बिल्कुल, खाती रहेगी, बिल्कुल। ऐसा नहीं है। साहित्य तो देखिए हर वक्त लिखा जा रहा है बिल्कुल। और आगे आगे के लिए लिखा जा रहा है, ये पता नहीं कि कितने आगे तक के लिए देखिए, लिखा जा रहा कवि का जो दूसरा नाम है, वो भगवान हरि का दूसरा एक नाम जो है, उसमें कवि भी है। है। बिल्कुल तो जो कवि जो है वो भविष्य दृष्टा होता है। बिल्कुल। अगर ईश्वर है, ईश्वर का एक नाम कवि है, तो वो भविष्य दृष्टा है, वो भविष्य की लिखता है। बिल्कुल। उस चीज को जिसको कोई नहीं देखता, उसको कवि देखता है, कवि साहित्यकार देखता है। देखता है कि बिल्कुल, भाई क्या बिल्कुल। कल होने वाला है। बिल्कुल वो आज की घटनाओं से भविष्य की कल्पना कर सकता है। साथियों, आज के इस रूबरू कार्यक्रम में हमने आदरणीय रामकिशोर उपाध्याय जी से आज उनके उन साहित्यिक जीवन के अनछुए पहलुओं पर चर्चा की जो अभी तक देश और दुनिया से अछूते थे और आम आवाम से अछूते थे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर किसी और शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने आज इस साक्षात्कार के लिए समय निकाला और मेरे विषय में मेरे पास जो जानकारियाँ थी वो आप सबसे साझा की, पूरी दुनिया से साझा की। आशा है कि नमस्कार। चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी का ये प्रयास जो है वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा और ईश्वर इनको और सामर्थ्य दे, उन्नति दे, यही मैं कामना करता हूँ। नमस्कार।